नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ाने चल रहे हैं वो एक नया टॉपिक है हिंदी वर्णमाला का। इसके पहले हम पढ़ाए थे वायु संवेग के आधार पर वर्ण के भेद। आज हम जो पढ़ाने चल रहे हैं ये तारत्व के आधार पर वर्ण के भेद हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि तारत्व के आधार पर वर्ण के भेद हैं। तारत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये तारत्व क्या है। हेडिंग तो दी गई है, यहाँ पर तारत्व क्या है। तारत्व का अर्थ होता है प्रकंपन, अर्थात जब हम वर्ण को बोलते हैं जिन वर्णों में प्रकंपन होता है उनको घोष और सघोष कहते हैं, और जिनमें प्रकंपन नहीं होता है उसको अघोष कहते हैं। ठीक, देखिए तारत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद दिए गए हैं। पहला है घोष या सघोष और दूसरा है अघोष। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं घोष और सघोष दोनों एक ही हैं। ये जो वर्ण हैं इनको चाहे हम घोष कहें या सघोष कहें। उसके बाद जो है अघोष, यानी कि इसके बाद वाला अघोष वर्ण हैं इतने और सघोष हैं ये वाले। ठीक, अब आप देखिए कि घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। ठीक, सुनिए इसकी परिभाषा क्या होती है। घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में प्रकंपन पैदा हो, अर्थात जब हम बोलें तो हमारी स्वर तंत्रियां झनकृत हों। यहाँ पर वर्ण को बोलने पर स्वर में झनकार उत्पन्न हो, अर्थात प्रकंपन पैदा हो। ठीक, और ये क्या है अघोष। अघोष कौन से वर्ण होते हैं? अघोष वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में प्रकंपन पैदा ना हो, अर्थात ना के बराबर बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद अब देखते हैं कि ये कौन कौन से वर्ण हैं घोष और कौन से हैं अघोष, और हम इसको उच्चारण करके भी पढ़ेंगे और एकदम सिद्ध करके देंगे। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से हैं घोष और कौन से हैं अघोष वर्ण। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्या है। एक ट्रिक हमने लिखा है, सूत्र के माध्यम से हम कैसे इसको याद कर सकते हैं और इसको कैसे याद कर सकते हैं। जो घोष वर्ण हैं उनको 345 कह सकते हैं और जो अघोष हैं उनको 12 कह सकते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष है, और जो अघोष है वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है। ठीक, अब देखते हैं वो घोष में, तो देख रहे हैं जैसे हमने सूत्र लिखा है उसी के माध्यम से यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि पहले प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो तीसरे नंबर पर गा आता है, चौथे नंबर पर घा आता है और पांचवें नंबर पर अंगा आता है। ठीक, अब हम इसका उच्चारण करेंगे इन सभी वर्णों का और पता करेंगे क्या इन सभी वर्णों को बोलने में या इसका उच्चारण करने में प्रकंपन उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, यानी कि तारत्व पैदा हो रही है कि नहीं। ठीक, उच्चारण कीजिए। यहाँ पर अपने स्वर तंत्रियों पर उंगली रखिए हल्के से और पता चल जाएगा तुरंत। गा, घा, अंगा, जा, झा, इया। इसको बोलिए आप भी और पता कीजिए जब हम बोल रहे हैं इनको, इन वर्णों को, तब यहाँ पर झनकार उत्पन्न हो रही है कि नहीं। हम बोल रहे हैं और हो रही है। उसके बाद जब अघोष है इसको हम अगर बोलेंगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा कहाँ निकल रहा है स्वर तंत्रियों से झनकार और कहाँ पर स्वर तंत्रियों से झनकार नहीं निकल रही है। ठीक, अब इनको देखिए, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण है इनको हम बोलेंगे। ठीक, बोलिए हमारे साथ। का, खा, चा, छ,
निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है ना। तो जब हम घोष में बोले तब तारत्व पैदा हुआ, अघोष में बोले तो तारत्व पैदा नहीं हुआ। ठीक, तो अब देखिए कितने वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं घोष और या सघोष में, और कौन कौन से वर्ण हैं अघोष में। घोष या सघोष में देखिए तो देख रहे हैं यहाँ पर 15 वर्ण दिख रहे हैं प्रत्येक वर्ग के, और अघोष में 10 वर्ण दिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, डा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। इन सभी वर्णों को हम उच्चारण करेंगे तब क्या होगा, तारत्व पैदा होगा, और इन 10 को उच्चारण करेंगे तब तारत्व पैदा नहीं होगा, अर्थात ना के बराबर होगा। ठीक, और ये अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये इतने वर्ण हो गए। अब इतना तो क्लियर हो गया ना कि कौन कौन से हैं घोष और कौन कौन से हैं अघोष। हम इनका उच्चारण भी किए इन दोनों का, और पता चला ये कि इसमें तारत्व पैदा हो रही है और अघोष में तारत्व पैदा नहीं हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। इसके अतिरिक्त कौन कौन से और वर्ण हैं, ये तो 25 ही पता चला ना, कौन कौन से हैं घोष कौन है अघोष, सिर्फ 25 वर्ण ही पता चले अभी तो और हैं। ठीक, अब महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से हम आप लोगों को सभी वर्ण बता देंगे कौन कौन से हैं घोष और कौन से हैं अघोष। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ घोष लिखा है, एक तरफ अघोष लिखा है। घोष को हम चाहे घोष कहें चाहे सघोष कहें, सघोष और घोष एक ही है और अघोष अलग है, दूसरा पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं घोष में। घोष का जो पहला टॉपिक है, पहला बिंदु है, वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किस में आता है, घोष में। जैसा कि आपको ऊपर ही बता दिया है ट्रिक के माध्यम से, यानी सूत्र के माध्यम से ऊपर ही बता दिया है और यहाँ भी बता रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो अब दूसरा बिंदु क्या है, प्रत्येक अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। जब ये हम आपको पढ़ाए हैं व्यंजन वर्ण में अंतःस्थ व्यंजन को पढ़ा दिए हैं, उसमें एक अंतःस्थ व्यंजन जो है वो 4 वर्ण है, या, रा, ला, वा। जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी वायु अंदर की ओर जाती है, हम अर्थात अंदर की ओर सांस लेते हैं। तो ये क्या है, ये है अघोष, घोष वर्ण। ये क्या है, ये है घोष वर्ण। ठीक, या, रा, ला, वा। अब उसके बाद अपवाद में एक दिख रहा है कि हा जो है ये ऊष्म व्यंजन है ना, हा, ये भी घोष में आ रहा है। जब हम इन सभी वर्णों को उच्चारित करेंगे यानी कि बोलेंगे तब इन सब में तारत्व पैदा होगा, अर्थात प्रकंपन पैदा होगा। ठीक, एक बार बोल के देखिए हा को, हा, हा, यानी कि जब जिन वर्णों को हम अधिक समय लगाते हैं बोलने में ना, उसी वर्ण में अधिक देर तक तारत्व पैदा होती है, जिसमें कम समय लगता है उसमें वो अघोष के अंतर्गत रख दिया गया है, यानी कि उसमें तारत्व पैदा नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए घोष के अंतर्गत और 2 पॉइंट है। प्रत्येक स्वर वर्ण कितने हैं, जितने भी हैं वो सभी वर्ण क्या हैं, घोष के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इन सभी वर्ण को बोलने में तारत्व पैदा होती है। कौन कौन से हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटे ए, बड़े ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ, आओ और आह। अंक यहाँ पर नहीं लिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हो गए प्रत्येक स्वर वर्ण। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्ञा है ना, ज्ञा को हम यहाँ पर घोष में क्यों रखे हैं, ज्ञा को घोष में क्यों रखे हैं,
ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है ये, ठीक, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो वर्णों से मिलकर बना है। पहला कौन सा है? जा और इया, जा और इया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जा और इया घोष में ही आया है, ठीक है, इसीलिए ज्ञा को भी किस में रखा गया है? घोष में ही रखा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जा है कि नहीं, और ये इया भी है इसमें, इसीलिए इसको घोष के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं। यहाँ पर देखिए अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण यानी कि का खा चा छा टा ठा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ता था पा फा, ये कौन कौन से हैं? यही घोष के अंतर्गत रखे गए हैं, पहला और दूसरा वर्ण। उसके बाद जो है प्रत्येक ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर, क्यों? क्योंकि हा जो है यहाँ पर घोष के अंतर्गत आ गया है उच्चारण करने में। तो तीन ही ऊष्म व्यंजन के तीन ही वर्ण हैं, सा सा सा, यानी कि तीनों सा जो हैं, तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा, ये तीनों सा ही किसके अंतर्गत हैं? अघोष के अंतर्गत हैं, और हा अपवाद के रूप में आ गया है घोष में। उसके बाद अंतिम जो पॉइंट है, यहाँ पर छा देख रहे हैं ना, छा, ये छा आ रहा है किसमें? अघोष में। छा भी संयुक्त व्यंजन है, छा भी संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ये भी किसके अंतर्गत रखा गया है? अघोष के अंतर्गत, ठीक। क्यों रखा गया है इसे, ये भी जान लें। ये का और सा से, का और मूर्धा सा से मिलकर बना है ये छा। अब यहाँ पर देख रहे हैं का अघोष में है और मूर्धा सा भी अघोष में ही है, का और मूर्धा सा अघोष में है, इसलिए इन दोनों से मिलकर ये जो बना है छा, इसी कारण से ये भी अघोष के अंतर्गत आ गया है। ठीक दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को हमने ऐसे पढ़ाया है कि डाउट रह ही नहीं गया होगा। ठीक, तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।